डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से हुकूमत पर अदालतों को अपने हक में ढालने या यूं कहिए कोर्ट पैकिंग के इल्जामात लगते आ रहे हैं। चाहे बात सुप्रीम कोर्ट में पसंदीदा जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच की तश्कील की हो या सीनियरिटी के असूल को नजरअंदाज करते हुए तीसरे नंबर पर मौजूद जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने की। इन फैसलों ने अदलिया की गैर जानिबदारी और साख पर सवालात उठा दिए हैं और अब यही तनकीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी हो रही है। आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर अदालतों से आए 3 जजेस के तबादले को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर के जज जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया है। ये वही तकर्रियां हैं जिन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस ने पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते हुए उन्हें गैर कानूनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। मगर 19 जून को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने न सिर्फ ये अपील मुस्तरद की बल्कि सीनियरिटी से मुतालिक फैसला सदर मुमलिकत को भिजवाने का हुक्म दिया। इन 5 जजेस ने अब इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। क्या उन्हें रिलीफ मिलेगा या नहीं, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और साथ में मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत को पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है, जिसके बाद जुलाई में बड़ी सियासी तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही 26वीं के बाद 27वीं तरमीम आने का इम्कान है और इसके अलावा 9 मई के केसेस में बड़ी तादाद में PTI के रहनुमाओं की नाअहली की भी खबरें हैं, जिसके बाद असम्बलियों में अपोजिशन बराए नाम रह जाएगी। इसी तनाजुर में सियासत के पुराने खिलाड़ी भी मुतहरिक हो गए हैं। आज वज़ीर आज़म ने नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मुलाकात की। ये मुलाकात कितनी अहम है? क्या जुलाई वाकई एक सियासी तौर पर सनसनीखेज महीना साबित होगा और PTI के पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं? इन तमाम सवालात का जवाब आज के प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपके वक्त का। सर, मखसूस नशस्तों का फैसला आप कैसे देखते हैं और आपको लगता है वाकई एक जमहूरी और आईनी फैसला है, क्योंकि मैंडेट किसी और का था लेकिन अब सीटें जो हैं वो नून लीग को भी मिल रही हैं, आपकी जमात को भी मिल रही हैं, और क्या ये निज़ाम अब इसी तरीके से चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आज की बात नहीं है, और ये पहले दिन से बात थी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आप कैसे कह सकती हैं कि एक सीटें किसी और की थी और किसी और को मिलेंगी। जो जमात एक प्लेटफॉर्म पर न लड़ी, आप कहते हैं कि जिनके निशान चाहे घड़ी था, चाहे बैंगन था, चाहे टमाटर था, चाहे आलू था, उसको आप सीटें दे दें। जिसकी जमात नहीं थी आज़ादी से सिलेक्शन लड़े थे। और दूसरा जो जिस जमात में वो फिर बाद में गए, जिसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहा जाता है, पहले मुझे ये बताएं कि क्या उनके लीडर को अपनी पार्टी पे एतमाद था? उनकी पार्टी के लीडर जो है वो खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, उसके बाद उसने अपनी पार्टी ज्वाइन की। तो ऐसे सच जो है उसमें उनका हक नहीं बनता था। जिन जमातों ने इलेक्शन लड़ा था उनके दरमियान ये सीटें तकसीम होनी थी। न ये PTI का था, उसमें तो PTI थी नहीं, ना PTI का नाम लेने वाला कोई था वो थी, और न सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी। तो लीगली अगर देखा जाए तो वो सीटें जो है वो उन सियासी जमातों की बनती थी जिन्होंने इलेक्शन में अपने निशान पर इलेक्शन लड़ा और उनके मेंबरान जो है वो पार्लियामेंट में आए। बिल्कुल सही। सर, KP असम्बली में जोड़ तोड़ की बहुत बाज़गश्त है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारे आज़ाद अराकीन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है कि KP असम्बली में हलचल पैदा हो रही है? देखिए, सियासतदान आपस में बैठते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, और जब हम बैठते हैं आपस में तो पॉलिटिकल डिस्कशन ही होती रहती है। बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमारे काम को तोड़ा जा रहा है। पहली बात तो यह है कि हमेशा मंडी में सिर्फ PTI वाले बिकते हैं, कोई और नहीं बिकता। जब भी बात आती है PTI वाले कहते हैं हम बिक रहे हैं, हमारे लोग हुए। दूसरी बात है कि मैं नहीं समझता कि बैरिस्टर गौहर साहब को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी गई है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब को तो ये भी पता नहीं था कि मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास हुआ या नहीं हुआ। जिस चेयरमैन को, पार्टी के चेयरमैन को ये नहीं पता नहीं कि उसके सूबे का जहाँ पे उसकी हुकूमत है, उसकी पार्टी की हुकूमत है, उसका बजट पास हुआ या नहीं हुआ, वो और बात है। लिहाजा ये जो है जोड़ तोड़ बातें, डायलॉग्स, पॉलिटिकल ये होती रहती हैं। हाँ, अपोजिशन का ये हक बनता है, चाहे वो वफाक में चाहे सूबे में है, कि जब भी उनके पास नंबर गेम पूरी हो वो अदम की तहरीक ला सकते हैं। हमने माजी में काम किया था। आज अगर PTI के पास या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास अपने मेंबर इतने बराबर होते हैं कि वो अदम की तहरीक वफाक में ला सकते हैं तो लेके आए, और अगर अपोजिशन जमातें खैर वफा में ला सकते हैं तो उधर ले आएंगी। सर, अली अमीन बार बार असम्बली तोड़ने का कहते रहे, लेकिन आप बहुत यकीन से कहते रहे कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। असम्बली वाकई PTI तहलील आपको लगता है नहीं करना चाहते, और आप इतने श्योर क्यों हैं कि अली अमीन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे? देखिए, PTI और अली अमीन साहब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी ज़बा नहीं करेंगे। अगर वो असम्बली तोड़ेंगे, पहले भी उन्होंने तोड़ी थी, अगर असम्बली तोड़ेंगे तो करप्शन कहाँ से करेंगे, नौकरियाँ कहाँ से बेचेंगे, फंड्स कहाँ से खाएंगे, जो हमारे बिल्स हैं ठेकेदारों के, उनमें जो है हिस्सा कैसे लेंगे,
गंदम का स्कैंडल आपके सामने है, चीनी का स्कैंडल आपके सामने है, अस्पताल का स्कैंडल आपके सामने है, कोहिस्तान का 50 अरब रुपए का स्कैंडल आपके सामने है। इनका एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसको बार बार हमारे कान पक गए थे सुन के कि जी बिलियन ट्री। वो बिलियन ट्री आज किधर है? हम हमेशा इनकी बातें उल्टा सुनते हैं। इन्होंने कहा था कि हम बिलियन ट्री काटेंगे, टिम्बर मार्केट के साथ मिलेंगे, पैसे खाएंगे और बिलियन ट्री को हमने काटना है। आज बताएं ना बिलियन ट्री कहाँ पर चला गया? लिहाजा ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ज़बा नहीं करेंगे। इनके डायलॉग्स होते हैं और इनके डायलॉग आप शाम के बाद इतना सीरियस न लिया करें। सर, सानहा सवात की बात करते हैं। ऑब्वियसली एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरी कौम को दुखी भी किया, लेकिन एक ऐसे निज़ाम की कली खुली कि जिसमें अफसोस ये होता है कि इतनी देर तक ना रेस्क्यू वहाँ पर पहुँची, ना इंतज़ामिया हरकत में आई। आपके ख्याल में वजह क्या थी? क्या वाकई इतना ख़राब रेस्क्यू वहाँ पर हालात हैं, निज़ाम क्या इतने बुरे वहाँ पर गवर्नेंस के मामलात हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि इनको इस वक्त जो है वो 13 साल हो गए इस हुकूमत में आए हुए, 12-13। तो इन्होंने 2-3 चीज़ों पे कहा था कि हम पता नहीं क्रिकेट का मैच जीत के, हालांकि वो एक बंदा क्रिकेट का टूर्नामेंट टीम नहीं जीती बल्कि पूरी टीम जीती है। इन्होंने कहा था कि हम स्पोर्ट्स करेंगे। स्पोर्ट्स का आप देखें, कोई खेलों के मैदान हमारे पास नहीं है। एक अरबाब नियाज स्टेडियम है जिसको जो है इन्होंने नाम चेंज कर लिया, लेकिन 2017 से इसको बना रहे हैं, अभी तक बन नहीं सका। PSL का मैच हम पेशावर में नहीं खेल सकते हैं, KP में। आपकी आधी क्रिकेट टीम जो है वो जो हमारे प्लेयर्स हैं वो KP से उनका ताल्लुक है, वो वहाँ पर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। एक मैदान तक नहीं बना सके लोग। स्वात का जो वाक़या हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसका मजाक उड़ा है। कल CM साहब की एक स्टेटमेंट है कि मैं वहाँ पर जाकर तंबू लगाऊं। आप तंबू इसलिए लगाने हैं कि आप जो है टूरिज्म के वजीर हैं, आपके पास टूरिज्म का महकमा है। आपने स्वात में जो है आप लोग तो, आपके लीडर तो जो है वो कहते थे कि दरिया फरात के किनारे पे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो हुक्मरान से मार होता है। तो अब मैं कैदी नंबर 420 से ये सवाल करता हूँ कि आपके सूबे में जो ये लोग जो दरिया स्वात में चीख चिल्लाकर मदद की अपील करके मर चुके हैं, तो आपके जो इस्लामी जो आप जिसको कहते हैं मदीना की रियासत जो बकौल आपके बना रहे हैं, उसमें सी सियासत की आपके ये बताएं कि आपके मदीना की रियासत में चोर और डाकू को प्रमोट किया जाता है या उसको सजा दी जाती है? तो यहाँ पर तो चोरियां भी हो रही हैं, डाके भी डाले जा रहे हैं। और आप देखें कि स्वात, पहले तो मैं उन पंजाब के सियालकोट के लोगों से, खैबर गख्वा की आवाम की तरफ से माफी मांगूंगा जो ये एक्ट हुआ है, क्योंकि हमारी एक नाअहल हुकूमत थी, हमारी एक नालायक हुकूमत है जो रेस्क्यू नहीं कर सकी। रेस्क्यू हमारा सारा सामान ये इस्लामाबाद में कैदी नंबर 420 को छुड़ाने के लिए लेके आए थे और आज तक इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है। इनके अपने MPs आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, वही रेस्क्यू का सामान खुद चलाकर इस्लामाबाद की तरफ लेके जा रहे थे। लिहाजा ये चीज़ है, मैं समझता हूँ कि इसकी FIR जो है वो वज़ीर आला पे होनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि इखलाकी जुर्रत, अगर इनमें टके भरे की भी इखलाकी जुर्रत है तो वज़ीर आला को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि आप फूड टूरिज्म के वजीर हैं। अगर ये कमेटी बनाना चाहते हैं, जो इन्होंने कहा है कमेटी, मुझे बताएं कि एक मातहत बंदा कहेगा वज़ीर आला कि तुम जिम्मेवार हो। अगर ये कमेटी बनाना चाहते हैं तो एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं, स्पीकर उसको हेड करे, हुकूमत के अरकान और अपोजिशन के बराबर के अरकान होने चाहिए, ताकि आप एक रिपोर्ट ला सकें। अब जब भी कोई ऐसे किस्म के वाकयात होते हैं तो सबसे कमजोर बंदे को सस्पेंड कर दिया जाता है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये जो कमेटी बना रही जा रही है, ये उसको जो है राय फरार देना चाहती है वज़ीर आला को, ताकि उससे जान उसकी छूट जाए। पार्लिमानी कमेटी बनाए। और देखें, इतने मतलब है कि इनकी घटिया सोच थी कि रात को जब ये शाम को ये वाकया हुआ है स्वात रिवर उसका स्वात का, इन्होंने रात 1 बजे असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया, प्रोरोग कर दिया, ताकि सुबह असम्बली के अंदर जो है जब नया इजलास होने जा रहा था यकम को, इसमें स्वात के ऊपर जो है डिस्कशन ना हो, दरिया स्वात में जो चीज़ हो इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन ना हो। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। आप देखें, जिस सिविलियन ने इन 3 जो है इंसानी जानें बचाई हैं, ये रेस्क्यू 1122 में अप्लाई किया था इसने, और इसको कहा गया था कि आप अनफिट हैं रेस्क्यू 1122 के लिए। वो लोग जो फिट थे, जिन्होंने नौकरियां पैसों पे खरीदी थी और फिट हो गए थे, आज वो गायब थे। और वो शख्स जो है अपनी जान पे खेल कर उसने 3 लोगों की जान बचाई। जो अनफिट था उसने ये काम किया क्योंकि इस बेचारे के पास पैसे नहीं थे देने के लिए, नौकरी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और आज आप देखें कि वो हमारे कौम का हीरो है। और जिन्होंने पैसों पे नौकरियां खरीदी थी, आज वो देखें, आज हमारे PDM किधर है, आज आप देखें हमारे इदारे किधर हैं।
आप जाकर एक डीसी को या एसी को सस्पेंड करके अपनी जान छुड़ाना चाहते अच्छा हैं। सर, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे नौकरियां तक बिकती हैं और आपने भी केपी हुकूमत पर करप्शन के खासे इल्ज़ामात भी लगाए हैं। क्या वाकई 50 से 70 अरब रुपए की यहाँ करप्शन होती है, फिर एक एमपी या वजीर से 2 करोड़ तक वसूल कर लिए, या फिर आपको लगता है इसकी तहकीकात होंगी या होनी चाहिए? किस तरह आप इसको इनिशिएट करवाना चाहेंगे? देखिए, कोहिस्तान के जो स्कैंडल आया है उसमें 50 अरब रुपए की करप्शन हुई है, सिर्फ 50 अरब कोहिस्तान में हुई है। जो गंदम बेची गई है उसमें कितने अरब खाए गए हैं, चीनी में कितने अरब खाए गए हैं, अस्पतालों में कितने पैसे खाए गए हैं, बिलियन ट्रीज में कितने पैसे खाए गए हैं, यहाँ तक कि मस्जिदों के सोलर भी उन्होंने बेच दिए। बाकी तो छोड़ दें, जो मस्जिदें नहीं बख्शते मदीना की रियासत वाले, बाकी तो आप छोड़ दें कि उन्होंने क्या क्या किस लेवल की करप्शन की होगी। जब ये देखें, जब तक जिस ठेकेदार के साथ इनकी अगर बातचीत नहीं होगी उसका बिल पास नहीं होता। यहाँ पर एक और निज़ाम है कि जिस ठेकेदार को ठेका दिया जाता है तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके लिए वो ऑनलाइन सिस्टम खोल दिया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जी सिस्टम डाउन हो गया है और कोई भी ठेकेदार नहीं आ सका। उनको कहा जाता है कि आप सिस्टम डाउन हो गया, लेकिन वन मैन शो पे ठेके दिए जाते हैं, कमीशनें ली जाती हैं। आपकी जहाँ पे सोच खत्म होगी करप्शन पे, वहां से उनकी करप्शन शुरू होती है। तो ये तो है, आपके स्पीकर जो है वो पीएससी के चेयरमैन है, इनकी पार्टी के हैं। वो कहते हैं ये 50 अरब नहीं है, ये 500 से 700 अरब का स्कैंडल है। जहां तक टीएमएस की ऑडिट के ऊपर ओवरसाइट न होती हो 13 साल में, टीएमएस को खा लिया जाता है। टीएमएस में इस तरीके से घपले किए गए, कौन कौन से इदारे को आप रोएंगे इनके? आप लोग लाहौर में और इस्लामाबाद में बैठकर ठंडे कमरों में और सोशल मीडिया पे देख के हमें स्विट्जरलैंड और पेरिस बना दिया आपने हमारे सूबे को। आप प्रैक्टिकली आके सूबे का हाल देखें। जो टूरिज्म की ये बात करते हैं, आज मुझे बताएं टूरिज्म का क्या हाल है? न कहीं रोड है, न कहाँ पर कहीं पे होटल्स हैं, न हमारे टूरिस्ट वहाँ जाए। अब मुझे बताएं, जिन लोगों ने स्वाद का वाकया देखा होगा वो टूरिज्म के लिए खैबर पख्तूनख्वा आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। ये सूरत है, अगर खैबर पख्तूनख्वा में है तो कौन अपने बच्चों को भेजेगा और अपनी फैमिली के साथ टूरिज्म करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा आएगा? सर, तो आप वफाक के नुमाइंदे हैं और गवर्नर भी हैं, तो क्या आप खामोश तमाशाई बने रहेंगे या रेस्क्यू या फिर रेस्क्यू मशीनरी या करप्शन के खिलाफ आपने कोई इकदाम उठाने का सोचा भी है या उठाएंगे भी प्रैक्टिकली? देखें, पीएससी में अपोजिशन के मेंबरान भी हैं, उस पर भी हैं। आप प्रैक्टिकली क्या, हमने अपने एजीसीबीज के ऊपर जो है वो रिपोर्ट मांगी हुई है। नॉर्मली जो है हमने मीडिया पे बात की है, हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है और अभी तक हम आपको बता देते कि इन्होंने क्या क्या चीजें की हैं। जो चीजें जो यहाँ पर करप्शन हो रही है, चीजें हो रही है। देखिए, गवर्नरशिप जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, वो आपको बताना पड़ता है कि ये चीजें कर रही हैं। खुलेआम जब लूट मार का बाजार गर्म हो, करप्शन हो रही हो, आधा सुबह मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया गया हो, सीएम साहब के अपने हल्के में आप असर के बाद घूम नहीं सकते हैं, मौलाना फजल रहमान के बेटे के साथ जो वाकया पेश आया वो सबके सामने, हम तो काफी अरसे से कह रहे थे कि इन्होंने सुबह मिलिटेंट्स के हवाले किया, आप लोग नहीं मानते थे। अब हाई प्रोफाइल केस एक हो गया, मौलाना फजल रहमान के बेटे के साथ हो गया तो सारे पाकिस्तान को पता चल गया। लेकिन किसी गरीब आदमी के साथ, किसी सरकारी मुलाजिम के साथ होता है तो किसी को भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आप कहते नहीं ऐसी चीजें तो नहीं है। सर, तो आपके ख्याल में दहशत गर्दी या फिर जिस तरह शाम के बाद केपी के इलाकों में निकलना मुश्किल हो जाता था, अब भी आपकी नज़र में वैसे ही हालात हैं और गवर्नेंस और सिक्योरिटी में कोई बेहतरी नहीं आई? देखें, आप शाम नहीं के, आप असर के, शाम का जो है ना वो पर्दा खत्म हो गया। अब असर के बाद भी आप नहीं निकल सकते और मिलिटेंट्स को जब भी चाहें, अगर वो दिन दिहाड़े, मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे कोई शाम को ट्रेवल कर रहे थे, वो तो दोपहर को ट्रेवल कर रहे थे और हाईवे के ऊपर जो है 40-50 लोग आ गए थे। तो ये शाम तो नहीं थी, ना असर था, ये तो दोपहर थी। तो मतलब है कि जोर के टाइम जो है अगर ये चीज हो तो फिर तो आप खुद अंदाजा लगाने की क्या पोजीशन होगी। तो इन्होंने सुबह जो है वो मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया है, ये दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। जब ये मिले होंगे तो आप मुझे बताएं, सिक्योरिटी फोर्स तो अपने लगे, रोज की बेस पे हमारे फौजी नौजवान, पुलिस के नौजवान शहादत दे रहे हैं अपने सूबे के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। आप मुझे एक बता दें, वजीर आला का एक क्लिप दिखा दें कि किसी शहीद के घर फतह खानी करने के लिए गया हो। एक शहीद के घर भी आज तक ये लोग नहीं गए जो आपका जो है जो शहादत किसी ने दी हो, किसी पुलिस के नौजवान ने दी हो, किसी फौज के नौजवान या अफसर ने दी हो। हमारे बाकी सूबे का छोड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा का कोई शहीद हुआ उसके घर ये गए हों, तो फिर आप मुझे दिखा दें कि इस जगह पे हमारा वज़ीर साहब गए और उनके साथ वो खड़ा रहे। सर, आपने काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है कि दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। आखिर दहशतगर्दों के साथ मिलकर गड्डापुर साहब या उनकी काबीना का फ़ायदा क्या है? देखिए, ये बहुत पहले से इनके जो है वो करतूत भी ऐसे हैं। इसी वज़ीर आला के ऊपर अपने सूबाई वज़ीर के कत्ल का मुकदमा है। जो बाकी इवेंट्स होते हैं इनके जहाँ पर फार्म हाउस है डी खान में, उसी के साथ हमेशा वाक़यात क्यों होते हैं? मेरा सवाल तो यही है कि इनके जो फार्म हाउस है उनके साथ ही कोई कभी जज अगवा होते हैं, कभी सरकारी मुलाजमीन अगवा होते हैं, कभी किसी पे हमले होते हैं, तो क्यों इनके फार्म हाउस के साथ होते हैं? और चीज़ ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जो काबीना में एक दिन भी
हमारी अमन के ऊपर डिस्कशन ना हुई हो, किसी भी असम्बली में एक दिन भी डिबेट ना हो कि हम अमन अमान सूबे में कैसे लेके आ सकते हैं। कुरम का सूरत हाल देख लें कि आज तक वो रोड, आप 25 किलोमीटर का रोड नहीं खोल सकते। आप बयान तो बड़े बड़े देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे और पता नहीं इस्लामाबाद पता कर लेंगे। 25 किलोमीटर का रोड आप खोल नहीं सकते हैं। वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, फौज और पुलिस की कोशिश है कि हम खोलें। आप वहां पर नहीं जा सकते, बैठे वहां पर कोहाड़ में 2-3 दिन अपनी टीम के साथ, करप्शन छोड़ दें 2-3 दिन, उस पर आप नागा कर ले करप्शन पे, और इधर आकर बैठ जाएं और इस रोड को खोलने के लिए कुछ करें ना। क्यों नहीं करते सर? आप लोग? लेकिन आप गंडापुर साहब को तो अच्छा बच्चा भी कहते हैं कि यानी शायद वो इस्टेब्लिशमेंट या इदारों या हुकूमती इदारों के इशारों पर चलते हैं। अच्छा बच्चा तो है, कौन सा काम नहीं करते इस्लामाबाद का? कौन सा पैगाम होता है जिसका जो है वो अच्छे तरीके से ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता? आज तक अगर बच्चा हुआ है तो अच्छे बच्चे की वजह से बच्चा हुआ है ना। जिस दिन अच्छाई से छोड़ी तो एक मिनट भी नहीं बचेगा। अलीमा खान साहिबा कहती हैं बानी -1 हो चुके हैं, और आपकी नज़र में क्या वाकई -1 ही उन्हें समझा जाए, या फिर -1 करना बड़ा आसान है? जो मेन क़यादत होता है, जो रहनुमा होता है, जिस तरह जरदारी साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। देखिए, आप कंपैरिजन जो है उस शख्स का जरदारी साहब के साथ या मियाँ साहब के साथ नहीं करेंगे। उनकी एक मैच्योर पार्टी है। अलीमा खान को बहुत लेट पता चला है कि उनके भाई -1 हो चुके हैं। वो काफी अर्से से -1 हो चुके हैं, उनको पता लेट पता चला है कि वो -1। मुझे बताया, जिससे हमने कहा था कि जब तक मैं कैदी नंबर 420 से नहीं मिलूंगा उस तक मैं बजट नहीं पास करूंगा। क्यों करे फिर बजट पास? और हर सूबे में, चारों सूबे में सबसे पहले बजट भी उन्होंने पास कराया। ठीक है, तो मतलब ये है कि फिर आप इतने बड़े बड़े आप डायलॉग न मारा करें जिसपे आप पूरा नहीं उतर सकते हैं। आपकी मुलाकात हुकूमत नहीं करानी थी, आपकी मुलाकात अपने प्रोसेस से होनी थी। आपने एक डायलॉग मार दिया कि मैं नहीं मिलूंगा तो मैं बजट पास नहीं करूंगा। आप तो मिले तो नहीं, बजट कैसे अपने पास कर दे? फिर कह रहे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। हम कोई इनके खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की वो स्टेटमेंट देखें कि आपकी हुकूमतें खुद ही आपके बोझ तले गिरेंगी। आप खुद ही काफी हैं अपने खिलाफ साजिश करने के लिए। आप पीटीए वालों के लिए जो है किसी बाहर की जरूरत नहीं है। आप अंदर वाले जो है आप खुद ही काफी हैं, हमें बाहर वालों को कोई जरूरत नहीं है कि आपके खिलाफ हम साजिश करें और आपकी हुकूमतें गिरें। तो आप खुद देखेंगे आप जब तनकीद करते हैं केपी पे, तो फिर केपी वाले कहते हैं कि जनाब आप सिंध के हालात तो देखते नहीं हैं और सिंध हुकूमत की नाअहली पे पर्दा डाल देते हैं, वो आपको नजर नहीं आती। वो आए ना, कंपैरिजन करें। मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपने चैनल बुला ले सीएम को, और मैं सीएम के सीएम को लेता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ जो भी 13 साल का रिकॉर्ड ले, मुझे आज बताएं हेल्थ के ले लें। आज आप अपनी सर्वे निकाल लें कि कितने लोग पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से सिंध इलाज करने के लिए जा रहे हैं। कितने इन 3 सूबों में से, बाकी 3 सूबों में से केपी आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें। अगर केपी सिंध से ज्यादा आ रहे हैं तो मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा का निज़ाम अच्छा होगा। अगर सिंध जा रहे हैं तो सिंध का निज़ाम अच्छा होगा। इनके तो अपने पार्लिमानी लीडर जमाने में थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये चीजें जो है बहुत अच्छी है सिंध की। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि आप रिकॉर्ड निकालें कि कितने लोग सिंध जो है वो रोजगार के लिए गए हैं, कितने लोग हेल्थ फैसिलिटी के लिए गए हैं, और कितने लोग खैबर पख्तूनख्वा हैं। आप कंपेरिजन करें, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें। बिल्कुल सही। और जब पीटीआई ये कहती है कि उन्हें मुकम्मल दीवार से लगा दिया गया है, तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि किसी तरह हम गवर्नेंस जो है वो केपी की चलाएं, कि उनके लीडर से उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती। जिस तरह बजट केपी में पास होना था तब आप लोगों ने मिलने नहीं दिया। आप चाहते हैं कि कैदी हमारी हुकूमत चलाए, एक कन्विक्टेड शख्स चलाए? जो कन्विक्टेड है वो अब आके हमारी जो है वो आके खैबर पख्तूनख्वा को चलाए। इनमें इतनी अहलियत नहीं है। वो तो पहले कहे नालायक है, नाअहल है, हुकूमत नहीं चला सकते हैं। लिहाजा ये ऐसी बातें हैं। क्या आपको दीवार से लगाई है? करप्शन में भी आपको दीवार से लगाई है, नौकरियां बेचने में भी आपको दीवार से लगाया गया है, ठेकों में जो है वो कमीशन लेने में भी आपको दीवार से लगाया गया है। दिन दिहाड़े मतलब है कि आप लोग लूट मार आपने शुरू की है, वो आपको दीवार से नहीं लगाया जाता है। बाकी चीजों पे आपको दीवार से लगाया जाता है। सर, तो जब इतने मसाइल हैं, सिक्योरिटी के भी, करप्शन के भी, गवर्नेंस के, तो हमने ये सवात वाक़े के बाद हालात देख ही लिए, तो फिर गवर्नर आज की जो बातें बजट के टाइम पे होती रही हैं, क्या वाकई फिर आपको लगता है वफाक को सीरियसली इस ऑप्शन पे गौर करना चाहिए? देखें, बजट के टाइम पे कोई गवर्नर राज नहीं है। इनको खुद जो है, इनको ख्वाब में भी गवर्नर हाउस नजर आता है, इनको हर चीज में गवर्नर हाउस नजर आता है। क्यों गवर्नर राज लग रहा है? हाँ, अगर आप 30 जून तक बजट पास नहीं करेंगे एक सूबे का, तो अगर वफाक 30 जून तक बजट पास नहीं करती, या कोई भी असम्बली 30 जून तक बजट पास नहीं करती, तो उसके बाद क्या ऑप्शन होते हैं? 1 जुलाई से आपके जो है वो आप फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, चाय पीने के पास पैसे नहीं होते हैं। तो फिर आप कहते हैं गवर्नर राज भी नहीं लगे और हम बजट भी पास नहीं करेंगे। लिहाजा ये चीजें नहीं थी। आप खुद ही कह रहे थे कि हम बजट नहीं पास करेंगे, हम असम्बली तोड़ देंगे। जब असम्बली तोड़ देंगे और बजट पास नहीं करेंगे तो आपके क्या उसका रिजल्ट निकलेगा? तो पहले सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। लिहाजा ये अपने वोटरों को जो है वो
बहाने बनाने के लिए, अपने वोटरों को मुतमईन करने के लिए, अब आपके वोटर मुतमईन आपसे इस बातों पे नहीं होते। आपने जो है कैदी नंबर 420 को बेच दिया है, उसको माइनस कर दिया है, अपनी दुकानें चमका रहे हैं। और मैं पीटीआई के वर्ग को बोलूँगा आप इंतजार फरमाए, पहले इनके अरमान पूरे हो जाएं, फिर आपके अरमान को पूरे करेंगे। बिल्कुल सही। और आपकी नज़र में जिस तरह पीटीआई कहती है कि 9 मई के बाद हो सकता है और अराकीन जो हैं वो नाअहल हो जाएं, उनकी जगह इलेक्शंस हों, ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी, और कयास आराई है कि पीपल्स पार्टी शायद अब अपोजिशन लीडर अपना देगी और बिलावल साहब का नाम उसके लिए ज़ेर गौर आ रहा है। देखिए, तो दूर की बात है, पीटीआई को पता है कि उनकी करतूत क्या रहे 9 मई में। जो जिन लोगों ने 9 मई किया उनको पता है कि उनकी करतूत क्या रहे, जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। आप जीएचक्यू पे हमले किए हैं, आपने कोरकमाटे घरों पे हमले किए हैं, आपने किलों पे हमले किए हैं, आपने छावनियों पे हमले किए हैं, आपने रेडियो पाकिस्तान पर हमले किए हैं, आपने हमारे शोधा के जो है यादगार के को तोड़ा है। ये सिर्फ मुल्क दुश्मनी कर सकते हैं जिन्होंने इस दफा भी कोशिश की, लेकिन हमने पहले भी और इस दफा भी जो है जो इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमारी फौज ने उसको जिस तरीके से जवाब दिया, माजी में जवाब। अगर आपकी करतूत आपके लोगों को इस तरह रहे हैं तो बिल्कुल वो नाअहल भी होंगे, वहां पर ज़िमनी इलेक्शन भी होगा। देखते कौन जीते कौन नहीं जीते। लेकिन जब ये कहा जाता है सर कि 2/3 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई, तो अब मर्जी का निगरान वजीर आजम होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मर्जी के लगाए जाएंगे, 28वीं 29वीं जितनी तरमीम लाना चाहें आराम से आ जाएगी, और बिल्कुल एक ऐसा राज चलेगा जो शायद जमहूरियत पर मबनी ना हो। अपोजिशन तो ये कहेगी ना जमहूरियत नहीं है, क्योंकि जब ये लोग थे तो जमहूरियत थी। जब ये अपोजिशन में चले जाते हैं तो फिर अमरीत आ जाती है। जब अगर 2 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद के साथ आ जाएगी तो जो कानूनसाजी हमने करनी है, जो हम करना चाहेंगे वो करेंगे। इनके कहने पे तो नहीं करेंगे ना कि इनके कहने पे हमने चलना है। लिहाजा जो भी कानूनसाजी होगी, अगर 2 अक्सरियत होगी, या पहले देखे 26वीं तरमीम में क्या था, ये बड़े बड़े बातें करते थे, वही 26वीं तरमीम इन्होंने खुद ड्राफ्ट की, सब कुछ कहा कि ये तरमीम होगी। हमने कहा मन जवाब लिखेंगे वही पास होगा। जब हो गई, फिर जब अपने कैदी से मिलने गए वापस आ गए, फिर उसके बाद छुप गए। अपने इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान को भी धोखा दे गए, उसको भी एतमाद में नहीं लिया और बाद में भाग गए। अपना ड्राफ्ट करदा तरमीम जो था 26वीं, उससे भी ये भाग गए। तो लिहाजा इनके ऊपर जो है एतमाद करने की बातों पे जो है इनको ये पता नहीं है कि इनकी किस बंदे की बात मानी जाए। इनकी 4-5 फ्रेंचाइज हैं, ये पता नहीं कि कौन सी ऑथेंटिक फ्रेंचाइज है। जो भी जेल से निकलता है वो अपनी कोई दाएं जा रहा होता है, कोई बाएं जा रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, तो इनको कोई पता नहीं है कि क्या कर। सर मज़ाहमत तो पीटीआई करेगी, आपको लगता है एक पावरफुल तरीके से सड़कों पर निकल सकती है और टफ टाइम दे सकती है हुक्मरान इत्तेहाद को? पीटीआई अब जो है सिर्फ गली कूचों तक रह गई है। उनके खत्म हो गए जो कहते थे कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, ये करेंगे। पिछले दिनों ने पेशावर में किया था, पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया था करप्शन के खिलाफ, और इन्होंने भी ड्रोन के खिलाफ एहतजाज किया था। अब जो है वो गलियों और मोहल्लों में घुस चुकी है, कूचों में घुस चुकी है, अब वो मैदानों में आने वाली नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर केपी मेरे साथ थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नून लीग की मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर है कैसर अहमद शेख साहब। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। सर, हुकूमत के वोटों से बने आइनी बेंच ने आप लोगों के मैंडेट को बहुत ज़्यादा नवाज दिया है और अब वो सीटें आपकी झोली में आ गिरी हैं जो कि शायद आपके मैंडेट में अवाम ने नहीं दी थी। आप लोग इस फैसले से मुतमईन हैं और आप जानते हैं कि जो माजी में होता है वो आगे मुस्तकबिल में भी आता है? तो आपने ये देखा कि जो पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा और उनके जो लोग आए असम्बली में आए, एक बहुत भारी तादाद में वो आए थे। उस वक्त ऑफ़र की गई पीपल पार्टी की तरफ से कि आप मिल के हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा तो हमने तो चोर डाकुओं के साथ बैठना नहीं है। अब बात यह है कि उनके बाद उनके जो इंडिपेंडेंट सारे इलेक्ट हुए, वो किसी भी एक ऐसी, उन्होंने होमवर्क तो किया नहीं, ना वो सीरियस रहे। किसी भी ऐसी पार्टी का जिसने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया, जो कौमी असम्बली में जिसका कोई मेंबर ही नहीं था, अगर आप उस पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे तो फिर और क्या होगा? फिर तो ये कानूनी तौर पे आपका आइन कहता है कि जो पार्टियां होंगी उनको ही रिजर्व सीट्स मिलेंगी। अब आप मुझे बताइए कि और भी कई पार्टी थी, किसी पार्टी में भी अगर वो उनके जो कानूनी मुशीर थे या कानूनी एक्सपर्ट थे उससे पूछ लेते। अब ये जो केस हुआ है इसमें तो ख़ुद पीटीआई के वकला कह रहे हैं हाँ हमारी तो कोई पार्टी नहीं थी, ना हमने कोई इलेक्शन जो है, हमारे जो सुन्नी कौंसिल है उसने कोई इलेक्शन कंटेस्ट किए।
जब वो इलेक्शन ही नहीं लड़े, उनका कोई मेंबर भी नहीं है, उनकी पार्टी ने पार्लियामेंट में नहीं हुआ, तो उनको रिजर्व सीटें कैसे मिले? ये सीधी सी बात है। अब इसको आप जितना भी उछाल लें, जितना भी कर लें, मैं नहीं कह, देखें ना वो सीटें अब क्योंकि हाउस को तो मुकम्मल होना था और हाउस में किसी को उन्हीं को मिलनी थी जिनकी जो पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा है, जो पार्टियां हाउस में हैं, उनको प्रो रेटा प्रोपोर्शनेटली मिल जाएगी। अगर आप बताएं कि क्या तरीकाकार होता है, एक है ही इंडिपेंडेंट लोग, तो वो जिसमें चाहते कभी भी 3 दिन का उनके पास वक्त था, वो किसी भी पार्टी में भी जा सकते थे, और अगर 3 दिन के बाद तो अभी भी वो इंडिपेंडेंट हैं, इस वक्त भी वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। तो कोई मुझे आईनी और कानूनी तरीकाकार बता दें जिसमें ये कोई और फैसला भी हो सकता था। कैसे साहब, अब सारे बड़े आपके बिल्कुल सही सर, लेकिन अब पीटीआई का जो मौक़िफ़ है, जो वो अपना रही है और दोहरा रही है कि अब शायद ऐसे तय हो गया है कि जो भी रास्ते की रुकावट होगा उसको हटा दिया जाएगा। जैसे सीनियरिटी केसेस के फैसले में आज सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर नामजद कर दिया और जो 5 जजेस थे उन्हें निशान इबरत बना दिया गया जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई। आपके पंजाब असम्बली के स्पीकर उन लोगों को मुअत्तल कर देते हैं जो सेशन के दौरान एहतजाज करते हैं। इज़ दिस द राइट वे सर? नहीं तो अगर कोई उनको मुअत्तल किया गया और वो आईनी तौर पे गलत है तो वो फिर जाए ना उन कोर्ट्स में जाके रेफ़र करें। मैं आपको एक बताऊं, सीधी बात, इन्होंने ज़िद कर ली हुई है, अनाएँ आ गई हैं। जब पीपल पार्टी ने इनको कहा कि इन सबसे बड़ी पार्टी थी जो इलेक्ट हुए, सबसे बड़ी पीपल पार्टी ने इनसे खुद कहा ये चीज़ जो है कोई ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड पे है ना कि आइए मिल के हुकूमत बना लेते हैं। उन्होंने कहा हमने चोर डाकुओं के साथ बैठना नहीं है। अब फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा इनको कि कोई जो है आप बेशक हुकूमत बना लें पीपल पार्टी से, ये उस वक्त की बातें हैं। अब मुझे बताइए कि जब ज़िद करेंगे, देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको समझाने के लिए बात करना चाहता हूँ। इंडिया ने हमारे ऊपर बग़ैर किसी जवाब के और बग़ैर किसी रीज़न के ज़्यादती करके हमला किया है पाकिस्तान पे। सरियन इंडिया ने ज़्यादती की है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ, उनको हमने शिकस्त दी है। हम ये कहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और हमारी हुकूमत ये कहती है कि हम इंडिया के साथ बैठ के कश्मीर के मामले में भी और पानी के मामले में भी बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। देखिए दुश्मन है हमारा, हम तैयार हैं उनके, ये जो अजीब लोग हैं पाकिस्तान के, हमारे दोस्त हैं, इलेक्शन जीतते हैं। हम इनसे बार बार कह चुके हैं कि कोई आपका प्रॉब्लम है तो आइए डायलॉग करें, हमसे बैठ के चीज़ें तय करें। आप हमारे ही मुल्क के लोग हैं, इलेक्ट हुए हैं, और ज़िदबाजी ये कहते हैं हमने बैठना है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अभी दुनिया में मुझे कोई तरीकावार बता दीजिए कि पॉलिटिकल पार्टियां आपस में बैठती हैं, कोई ये ज़िद है, ये तो बैठने को चोर डाकुओं के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब बताइए कि हम इंडिया के साथ बैठने को तैयार हैं, जो हमारा दुश्मन है ये हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब इनके साथ क्या होना है, ये अगर ये जानबूझ के, ये तो मेरा मतलब है अपने आप पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और मैं इनके मेंबरों के पास ये सेशन था जो बजट का, कई मेंबरों के पास मैं खुद गया हूँ और मैंने उनसे कहा कि आप बताइए जब आप डायलॉग पे बैठेंगे तो कुछ ले के उठेंगे। मेरी अपनी ज़िंदगी पूरी का, मैंने कोई 58 साल हो गए मुझे बिज़नेस में और पॉलिटिक्स में हो गए 35 साल। तो इन सालों में मैंने जब भी कभी किसी पॉलिटिशियन के साथ या कभी बिजनेस नेगोशिएशन के साथ बैठा हूँ, कुछ लेके उठा हूँ। जब आप बैठते हैं ना कि टेबल पे किसी, कुछ आपको मिलता है, कुछ उनको मिलता है, या डिस्कस होता है। अब इनका ख्याल है कि डिस्कस किए बगैर टॉक शो पे हर चीज़ इनको मिल जाए और ये अपने इल्ज़ामात लगाते, ये चाहते ही नहीं है। सर, तो आने वाले दिनों में इनकी नीयत ही नहीं है। बिल्कुल सही कैसे साहब, अब जो आने वाले दिनों में जो तासुर उभर रहा है वो मुमकिन है कि शायद अब आप लोगों के पास 9 मई से कुछ जो लोग नाअहल हो सकते हैं, आप लोग ज़िमनी इंतखाबात में जाएं, वो सीटें आपके पास भारी मार्जिन से आ जाएं और आपके इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी अलग हो जाए और अपोजिशन लीडर भी आप लोग चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का आ जाए, जिसके लिए बिलावल साहब का नाम भी लिया जा रहा है। और बहुत सारे फैसले फिर आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे करना, जैसे इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, निगरान वज़ीर आज़म के लिए, और भी बहुत से इशूज़ हैं। ये सही कह रही हैं, जब हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो आइन तो आपका यही कहता है।
और बिल्कुल हमारे ये फैसले सारे ये, लेकिन अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी बैठ के नेगोशिएट करके कई चीज़ें इनकी बेहतरी के लिए निकल सकती हैं। लेकिन अगर वो कोई चाहता ही नहीं है, जानबूझ के ज़िद करनी है या मुल्क के ख़िलाफ़ बात करना है, ये कहना है कि कोई रेमिटेंस पाकिस्तान को ना भेजे, बाहर से ये कहते हैं जी लोग पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को रेमिटेंस नहीं भेजें। ये IMF से कहते हैं कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें। आप मुझे बताइए, जनरल हमारे आसिम मुनीर जो कि अभी फील्ड मार्शल हैं, उनके बारे में कहते थे कि नहीं जी वो तो उन्होंने ज़्यादती की है, और वो अभी कहते थे उनका जाके मिलने का। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, अक्सर इनकी तरफ ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिले ना इख्तिलाफ डलवाने के लिए ना, तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हैसियत में फ़र्क पड़ गया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे मिले हैं फील्ड मार्शल। मैंने उनको इस बात का जवाब दिया है कि उनके कई जनरल्स हमारे पास आते हैं, अमेरिका के कई जनरल सेंटकॉम के पिछले रिसेंटली आए हमारे पास, और हमारे वज़ीर आज़म साहब उनको मिले। इसका मतलब ट्रंप तो फिर आउट हो गए ना। जो इनका लॉजिक ले लो, लॉजिक ये सोचते ही नहीं कह क्या रहे हैं। यानी उनके अगर जनरल्स आए यहाँ और हमारे वज़ीर आज़म से मिलें तब प्रेसिडेंट ट्रंप आउट नहीं होते, और अगर हमारे फील्ड मार्शल वहाँ जाएं और उनके प्रेसिडेंट से मिल लें तो हमारा वज़ीर आज़म आउट हो जाता है। ये अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करने का इनको शौक़ है, हर बात में इन्होंने कोई नेगेटिव चीज़ निकालनी है, और बैठने का कोई मुझे बता दीजिए कोई दुनिया में तरीका निकला अच्छा, और है डायलॉग के बगैर बिल्कुल सही। आज वज़ीर आज़म की चौधरी निसार से मुलाकात हुई है, उन्हें कहा गया है कि वापस आ जाएं आप लोग। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? मुकम्मल पावर तो आप लोगों के पास है, हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत भी है। चौधरी निसार तो हमारे बहुत शुरू से मुस्लिम लीग के बहुत अहम लीडर हैं। उनका इख्तलाफ हुआ था पिछले दिनों, लेकिन किसी और पार्टी में तो उन्होंने शिरकत नहीं की ना कभी। कोई आप बताइए ना, चौधरी निसार तो एक बहुत अहम हमारे रहनुमा हैं, और अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके पास गए तो अपने पुराने दोस्त से मिलने गए। देखिए ये रंजिशें तो होती रहती हैं और उसमें मिलाप भी होता रहता है, लेकिन हम जाके मिलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर साहब मिलते हैं, ये तो किसी को मिलने को तैयार ही नहीं। आज बताइए ये किसी का मिले हैं जाके? इनकी पॉलिटिक्स निराली है, इनकी अपनी, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो एक ज़िदबाजी वाली पॉलिटिक्स और अनाए की पॉलिटिक्स और नहीं मैं ना मानूं वाली पॉलिटिक्स करते। लेकिन चौधरी निसार साहब तो हमारे लीडर हैं, बहुत अरसा कितने इलेक्शन उन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ से जीते हैं, और नहीं अगर फर्ज करो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने नहीं कुछ इख्तलाफ किया तो कोई ऐसी ज़ाती उन्होंने ऐसी बात नहीं की जो बिल्कुल मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़, मैंने नहीं सुनी उनसे कोई ऐसी बात। वो मुस्लिम लीग के लीडर रहे हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने मुस्लिम लीग में गुजारी है, और आज उनको इज़्ज़त दी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे अपने तमाम पुराने साथी हम मिल के एक दूसरे के साथ मशवरा करेंगे मुल्क के मफाद में। और मुल्क को इस वक्त मुल्क को बहुत ज़रूरत है, और मुल्क बड़ा आगे बढ़ रहा है तेज़ रफ्तारी से। देखिए जो कुछ इंडिया के साथ हमने जो जिस जंग में फ़तह हासिल की है, और जिस तरह पूरी दुनिया में हमारा जो परसेप्शन है पाकिस्तान का बेहतर हुआ है, और मैं बाहर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। कल की फिगर है, ब्लूमबर्ग ने फिगर दी है कि पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट हो रहा था पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा बेहतरी जो है डिफ़ॉल्ट ना होने में, वो पूरी इमर्जिंग कंट्री में पाकिस्तान ने की है। ये मामूली बातें नहीं है। हमारी महंगाई जो इतनी बहुत सर, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बिजली के बिलों का जो बोझ आवाम पर है और महंगाई का उसको अप्रिशिएट करें ना, अपने मुल्क को अप्रिशिएट भी तो करें। हमारा मीडिया भी लगा हुआ है हर गीत पे नेगेटिव, वो कहीं अपने मुल्क को आगे बढ़ रहा है तो उसको इनकरेज करें। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको इनकरेज करें। बहुत शुक्रिया आपका, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत। शुक्रिया आपका सर, वफाकी वजीर मेरे साथ मौजूद थे। अच्छे स्टेप्स को मीडिया ज़रूर अप्रिशिएट करता है, लेकिन जो लूप होल्स हैं जो आवाम को सहना पड़ रहा है उसकी भी निशानदेही हम करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।